नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर में भाजपा के नेता और साथ ही ब्राह्मण समाज के अग्रणी विष्णु प्रसादी शुक्ला उर्फ बड़े भैया। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में बड़े भैया। ये धन्यवाद। इंदौर के खदान मालिकों ने आपको अपने एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया है जी। तो लोग कहते हैं कि आप खदान माफियाओं के सरगना हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? खदान माफिया नहीं है, खदान सरकार से लीज वे 10-20 साल की लीज लेकर के रॉयल्टी देते हैं और सब लोग हर एक खदान मालिक ने अपनी अपनी खदान में करोड़ों रुपया लगा के रखा है और वो सब एक नंबर का काम करते हैं। कुछ कहीं रॉयल्टी की चोरी भी होती है तो उसमें उन्हें माफिया कहना क्या बोलते हैं, मैं गलत मानता हूँ उसको। तो उनको माफिया ना कहा जाए? नहीं, माफिया है ही नहीं वो। ये चोरी कैसे करते हैं? चोरी करने का कोई सिर्फ रॉयल्टी की चोरी होती है जी, और रॉयल्टी की चोरी करने में भी अधिकारी उनका सहयोग करते हैं तो ही चोरी होती है, नहीं तो कोई चोरी नहीं होती। मतलब अधिकारियों की मिलीभगत से ही सारे काम हो रहे हैं जो। जी, ये तो अधिकारियों के बगैर कभी भी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। किसी भी धंधे में ऐसा हो सकता है, कोई से भी धंधे में। अगर इंदौर में अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या पुलिस की मिलीभगत होती है? मैं तो इसको 100% मानता हूँ कि पुलिस इसमें अगर सतर्कता रखे, पुलिस इसमें उसके पूरी जांच पड़ताल करे तो कोई मजाल नहीं कि अपराध करने वाला पकड़ा नहीं जाए। आप ब्राह्मण समाज के नेता हैं जी, पर इंदौर में तो ब्राह्मण समाज के दो धड़े हो गए। लोग कहते हैं कि एक धड़े के नेता रमेश मेंदोला जी हैं, दूसरे धड़े के नेता आप हैं। तो क्या बिखर गया इंदौर का ब्राह्मण समाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश मेंदोला और मैंने मिल करके ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का, सजग करने का, संगठन बनाने का एक साथ काम किया और हम लगातार बरसों से मील एरिया से अलग जुलूस निकालते हैं, बड़े गणपति से अलग निकालते हैं, राजेंद्र नगर से अलग निकालते हैं, मऊ से अलग निकालते हैं, पूर्वी इंदौर से अलग निकालते हैं और सब इकट्ठे होकर के ब्राह्मण समाजों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मण समाज इतना बिखरा हुआ क्यों है? जब सारे समाज एक हो रहे हैं तो ब्राह्मण ही क्यों बिखरे हुए हैं? ब्राह्मण बिखरा हुआ नहीं है। हाँ। ब्राह्मण को विरासत में मिला अकेले अपना काम करना। वो अपना मानता नहीं कि मेरे को किसी के सहयोग की जरूरत है, मैं अकेला से अपना सब काम खुद ही कर लूंगा। और उसी बात को मैं बार बार कहता हूँ कि हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, पर आज आधुनिक समय में, इस समय में हमें सबके संगठन के बगैर हम अपना काम नहीं चला सकते। परशुराम के अग्रज हैं। परशुराम के जन्म स्थली पर काफी काम आपने किया। 1992 से 20 साल से आप वहां पे कार्य कर रहे हैं जी। तो क्या क्या काम किया आपने परशुराम जयंती? वहाँ सबसे पहला काम हमने किया, वहाँ का आवागमन का साधन सुलभ हो जाए, सब लोग दर्शन करने पहुँचे उस स्थान पे। उसमें हम करीब 15 साल में उस रास्ते को बना पाए। वो केवल आपका निजी प्रयास था? निजी तो नहीं था, तमाम ब्राह्मणों का उसमें सहयोग था जो मेरे साथ जाके कार सेवा जैसा हम काम करते थे और वहाँ रास्ता बनाने का प्रयास करते थे। बनाते बनाते आज वो स्थिति आ गई कि अब हमारे गाड़ी, घोड़े, कार, मोटर सब की जाती है। पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जाना पाव आ रहे थे, इस बार आपने उन्हें नहीं बुलाया? नहीं बुलाया था, इस समय व्यस्त थे। हाँ। और इस बार जाना पाव पे मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग की तरफ से जाना पाव को दिए हैं। वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है, 6 गेस्ट हाउस बन रहे हैं, 2 सुलभ शौचालय बन रहे हैं, करीब 20,000 फीट का कंक्रीट हो रहा है और तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप जनपद पंचायत में बहुत सक्रिय रहे, पदाधिकारी भी रहे, तो जनपद कैसा काम कर रही है आपके इलाके वाली? जनपद अभी जो केंद्र सरकार के कारण जनपद के सारे अधिकार एक तरह से ये कहना चाहिए कि वापस ले लिए। जनपद के पास कुछ नहीं। अभी राष्ट्रीय रोजगार योजना के नाम पे जो केंद्रीय गवर्नमेंट काम चला रही है उसमें वो सिर्फ सरपंचों को सारे अधिकार दे दिए हैं और वो सरपंच जो करें वो सर्वोपरि है। ये त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत व्यवस्था है अपने, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। तो अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत की भूमिका कम होती जा रही है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत की भूमिका खाली मीटिंग करो, निर्णय करो और अपनी रिपोर्ट
सीओ को दो, सीओ एसडीएम को दे, एसडीएम कलेक्टर को दे, इस तरह की प्रक्रिया बना दी है जिससे कि काम करने में सुविधाएं जो होना थी वो नहीं हो रही, और सारे अधिकारी जितने हैं, चाहे सचिव हो, इंजीनियर हो, वो सब निरंकुश हो गए। महिला आरक्षण से काम आसान हुआ है या? महिला आरक्षण प्रयास बहुत अच्छा है, पर महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। आज जितनी महिलाएं चुन के आई हैं, उन महिलाओं के पति काम करते हैं, महिलाएं कभी कोई काम नहीं करती और उसका दुरुपयोग होता है। आपकी धर्मपत्नी भी वहाँ है, जनपद अध्यक्ष है, और उनका काम आप करते हैं क्या? हाँ, करना ही पड़ता है। किस तरह के काम करने पड़ते हैं आपको? काम ये उनको ले जाओ, मीटिंग में बात कराओ, जो भी दिक्कत आए उन्हें उसमें मदद करो, साथ में ले जाना, अकेले जा नहीं सकती। हाँ, तो उनको ले जा करके क्या वहाँ भी बाहुबल का इस्तेमाल करना पड़ता है जनपद? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, बाहुबल की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, पर हाँ, प्रेम से विकास के काम को हम लोगों ने, मैंने अपने सन 78 से लेके अभी तक ऐसा कोई सा भी काम करना है तो पहले गांव में जाकर के गांव के लोगों से सलाह लेता हूँ, पूछता हूँ कि तुम्हें क्या कठिनाई है, कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर करना है, और उस काम को जब करते हैं तो गांव में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इंदौर में अवैध काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अवैध कॉलोनियां बनती जा रही है, क्यों बन रही है? अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये अवैध कब्जे जो हो रहे हैं, हाँ, और अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, हाँ, इन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनीति में काम करने वाले 99% लोग यही काम कर रहे हैं, उनको चाहे बीजेपी का संरक्षण है चाहे कांग्रेस का, और इसके कारण लोग तमाम नेतागिरी में अपना आकर के उसका दुरुपयोग करते हैं। हाँ। और उसके कारण ये अवैध काम हो रहे हैं, जो वास्तव में विकास के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। लोग तो कहते हैं कि आपके भी अवैध कब्जे हैं। मेरा कोई कब्जा नहीं, मेरी कोई कॉलोनी नहीं, मेरा एक भी प्लाट इंदौर में नहीं, मेरा मकान जो है वो है पुश्तैनी है, अभी आज भी है। आपके परिवार ने सड़क पे कब्जा करके पेट्रोल पंप बना रखा है, ऐसा है? नहीं, मैंने वो पेट्रोल पंप खरीदा है मायरवीन पेट्रोल पंप वालों से, और उसकी लीज है लघु उद्योग की निगम से, और उस लीज के बाद मैंने पेट्रोल पंप बनाया, वहाँ उसका विकास किया, और अपने ही पेट्रोल पंप का नहीं, सड़क तक का विकास किया। सड़क और चौड़ीकरण के नाम पे उन्होंने कहा कि भाई हमें चौड़ीकरण में तुम जितना चाहो खोद दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो और आपके पेट्रोल पंप की जमीन भी चलेगी सड़क पे? सड़क वहाँ मैंने अपने पैसे से बनवाई है। आपने अपने पैसे से सड़क बनाई? हाँ। लोग कहते हैं कि आपका बहुत बाहुबल चलता है पूरे इंदौर में, आप गाड़ियों के पीछे बानेश्वरी लिखा होता है, आपके नाम के सिक्के चलते हैं, ऐसा है? अब ये लोगों का भ्रम है, उसको तो कोई दूर नहीं किया जा सकता। बाणेश्वरी कोई संस्था नहीं है, बाणेश्वरी कोई ग्रुप नहीं है। बाणेश्वरी हमारे मोहल्ले में भगवान बाणेश्वर का मंदिर है, जिसको होलकर स्टेट के टाइम पे राजा वहाँ पूजा करने आते थे। वहाँ बाणेश्वरी यानी पार्वती जी का स्वरूप है, और उनके नाम पे हम श्रद्धा रखते हैं, सब तो बाणेश्वरी लिखते हैं। और लोग कहते हैं कि जिस गाड़ी के पीछे बाणेश्वरी लिखा होता है उसका चालान नहीं बनता। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, पर उसे लोगों को, ये पुलिस वालों को, इनको लोगों को मालूम है कि इसमें बाणेश्वरी जिस पे लिखा है उसमें कोई गलत काम नहीं होगा, इसलिए वो उनको प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन देते, मदद करते हैं। अच्छा, इंदौर के सुपर कॉरिडोर पे भी आपकी कुछ जमीनें है क्या? सुपर कॉरिडोर पे जमीन तो नहीं है, पर वहाँ रहता हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में वो सुपर कॉरिडोर का भी क्षेत्र आता है। वहाँ के किसान क्यों नाराज हैं आजकल? किसान नाराज होने का, अभी जो मेरी सबसे चर्चा हुई कि जिनकी जमीन एक्वायर की गई है, उनको ये कमिटमेंट किया गया था कि हम तुमको 50% प्लाट देंगे विकास करके जी। उसके बदले उन्होंने पैसा नहीं लिया है, और वो विकास के नाम पे 50% के बजाय 30 हो गया, 30 से 20 हो गया। मतलब कोई ऐसा सही निर्णय उनको बताया नहीं जा रहा है, इसके कारण लोग परेशान हैं। आंदोलन करने वाले हैं वो? आंदोलन करने का तो आंदोलन क्या, हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, अगर सरकार लेगी तो सरकार को देंगे, और नहीं लेगी तो क्या बोलते हैं, आंदोलन करके अपनी जमीन वापस ले लेंगे। तो आप तो बहुत बड़े भूस्वामी, मैंने सुना आपके कॉलेज हैं, फार्म हाउसेस हैं, इंदौर से उज्जैन रोड पे दोनों तरफ शुक्ला ही शुक्ला लिखा हुआ है। हाँ है, वहीं कृपा शंकर शुक्ला रहते हैं, वहीं विष्णु प्रसाद शुक्ला रहते हैं।
तो शुक्ला शुक्ला लिखा जाना स्वाभाविक है। हमारी दोनों के मिला के 500 एकड़ जमीन है। आपकी कितनी होगी? मेरी भी 300-350 एकड़ जमीन है। तो ये सब आपने अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से कमाया? अपनी मेहनत से कमाया। हर साल 2-4-5 बीघे जमीन खरीदता रहा। हाँ। खरीदते खरीदते आज ये सन 69 से मैंने शुरू किया जी। उसके पहले 100 एकड़ जमीन मेरे पिताजी की सांवे रोड पे जहाँ इंडस्ट्रियल शेड बना है जी, वहाँ थी। वो उस टाइम पे इंडस्ट्री ने एक्वायर की। 100 एकड़ जमीन चली गई। 100 एकड़ उसमें चली गई। उस टाइम पे मुआवजा भी बहुत कम मिलता था, जमीनों को कोई भाव नहीं थे। पर 100 एकड़ जमीन मेरी पुश्तैनी भी थी, वो उसमें चली गई। मैंने धीरे धीरे वापस ये सब जमीन खुद मेरे परिवार के हम सब भाइयों ने, लड़कों ने मिलकर खरीदी। आप वहाँ कोई पहाड़ भी काट रहे हैं? पहाड़ काट नहीं रहे, पहाड़ी पे मेरी जमीन है जी। उस जमीन को समतल जरूर बना रहा हूँ। और समतल बनाने के लिए मैंने लीज, खनिज विभाग से उसकी लीज कराई है। मेरी खुद की जमीन है, उस पर लीज करा करके उसे बराबर कर रहा हूँ। और बराबर करने के बाद जो भी वहाँ से मटेरियल निकलता है उसकी रॉयल्टी देता हूँ। मतलब ये जो अखबारों में छपता है कि भू माफिया, खदान माफिया, ये सब सही नहीं है? अखबारों में, अखबार के बारे में कुछ बोलना मैं उचित नहीं मानता हूँ, पर ये अखबार में सही खबरें नहीं आती हैं। अखबार में जो छापा जाता है वो किस तरह से उसके मुद्दा क्या होता है, बुनियाद क्या होती है, ये समझ में नहीं आता। भू माफिया क्या होता है? भू माफिया के नाम पे इतने कॉलोनी नाजर, इतने लोगों को जेल में बंद किया गया और बाबी छाबड़ा के अलावा कोई इंदौर में मेरे को दिखता ही नहीं कि किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। क्या उन लोगों को मकान मिल जाएंगे जिन्हें जमीन वालों ने ठगा है, प्लाट कॉलोनाइजर ने ठगा है? अब कहाँ से मिल जाएंगे? नहीं मिलेगी। कॉलोनी बनाने वाले, अभी जिसको पकड़ना चाहिए उसको तो सरकार ने पकड़ा नहीं। जिनने कॉलोनी काटी उसकी जमीन दूसरे की, काटने वाला दूसरा, पैसे लेने वाला दूसरा, अब वसूली कर रहा है तीसरा। आज नगर निगम उसको वैध कॉलोनी बनाने जा रही है। वैध कॉलोनी बनाने के पीछे खाली टैक्स वसूल करने के अलावा वहाँ पे विकास के काम हो ही नहीं सकते। 10-10 फीट 8-8 फीट चौड़े रास्ते हैं। शिवराज सिंह चौहान आपको बहुत सम्मान देते हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन जो कल हुआ जिसमें ब्राह्मण रत्न की उपाधि दी गई, उसमें भी आपका बड़ा जिक्र किया उन्होंने। तो ऐसा क्या कर रखा आपने कि दिग्विजय सिंह जी भी आप मानते थे, शिवराज सिंह जी भी आपको मानते हैं, ऐसा क्या आपका जादू? जादू तो कुछ नहीं है। जादू यही है कि हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण लोगों की सेवा करते हैं और उस सेवा के आधार पे हमारे को उनसे भी सम्मान मिलता है। पर आप तो बीजेपी में थे और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह से मेरी खूब लड़ाई हुई। मेरा जो लड़का उनके साथ था और उसके बाद उन्होंने कभी परेशानी पैदा नहीं करी मेरे को। कभी परेशानी आपके लिए पैदा? हाँ। लेकिन आपको या आपके परिवार के लोगों को राजनीति में आने के लिए बढ़ावा दिया? हाँ, मेरे लड़के को, छोटे को उन्होंने वो अपने साथ ले गए राजनीति में। ये आप बीजेपी में, आपके बेटे कांग्रेस में, ये ऐसा क्योंकि कोई भी सरकार आए घर की सरकार रहेगी? घर की सरकार नहीं। हाँ। ये अपना अपना विचार है जी। अपने घर में राजमाता और हमारे माधवराव सिंधिया दोनों अलग अलग पार्टी में काम करते थे। हाँ। हम भी अब उसके विचार हमारे पार्टी से नहीं मिलते तो कांग्रेस में चला गया। अभी आप कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 74। 74। तो आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? क्या करते हैं आप? तंदुरुस्ती कुछ नहीं, रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। आप पहलवानी करते थे पहले का? हाँ, करीब। अभी भी कुछ एक्सरसाइज करते थे। अभी भी एक्सरसाइज कुछ नहीं करता, अब सिर्फ घूमने फिरने का काम करता। अच्छा, और समाज सेवा के नाम पे आप क्या क्या करते हैं? सामूहिक विवाह कराते हैं, कॉलेज खोल रखे हैं, क्या करते हैं आप? समाज सेवा के नाम पे कानकोब समाज का तो मैं अध्यक्ष हुई। सर्व ब्राह्मण समाज का भी अध्यक्ष मुझे बना के रखा है और ये कहा कि भाई अपन सब लोग ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, ब्राह्मणों की मदद करो, इसने फंड बनाओ कि लोगों की पढ़ाई लिखाई, विधवाओं की शादी वगैरह हो जाए। तो उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं और उसमें धीरे धीरे हमें सफलता मिल रही है। तो ब्राह्मणों का संगठन क्यों बना? देश में तो सभी लोग बेचारे पिछड़े हैं, दूसरे सभी को आगे लाने की बात नहीं सोचते? प्रकाश जी, हाँ। सारी दुनिया का हमारा ठेका नहीं है। हाँ। और आज का जो वर्तमान युग है ये जाति युग हो गया। जाति युग हो गया? हाँ, इसमें अगर जाति का आपका संगठन है, जाति का आपका आधार अच्छा है, जाति के लोग आपके साथ हैं तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। उसका उदाहरण है, आप मायावती को देख लें, मुलायम सिंह को देख लें, लालू प्रसाद यादव को देख लें, ये जितने लोग हैं
सब जाति आधार पे अपने अपने हर एक क्षेत्र में अब काबिज हो गए हैं। मतलब ये ब्राह्मणों का संगठन बनाया आपने, राजनीति में आ गया? हाँ, राजनीति का भी फायदा लेने के लिए बना। तो राजनीति में कोई फायदा मिला आपको क्या? राजनीति में फायदा तो अभी तो नहीं मिला। निर्णायक स्थिति हमारी जिस रोज बनेगी, हम लोगों को चुनाव हराने में सफल हो जाएं, लोगों को चुनाव जिताने में सफल हो जाएं, उस दिन हमारा सम्मान निश्चित रूप से होगा। तो क्या अभी ब्राह्मणों की स्थिति नहीं? आरोप तो ये लगता है कि ब्राह्मण ही सरकार बनाते हैं, ब्राह्मण ही प्रशासन चला रहे हैं। ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कुछ कर नहीं रहे। ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा का उन्हें लाभ जरूर मिलता है। किस तरह की सेवा करते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो है लोगों को शिक्षा देना, शिक्षा लेना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को दिशा देना, कहीं आवश्यकता पड़े तो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना। आज़ादी की लड़ाई में ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। ब्राह्मणों की कुर्बानी सबसे ज्यादा है आजादी की लड़ाई में। पर सभी लोग थे उसमें तो कुर्बानी देने वालों में? नहीं, सभी लोग थे। हाँ, पर उसमें मरने वालों की संख्या ब्राह्मणों की ज्यादा है। जैसे आप मिल में काम करते थे। हाँ। आपके पूर्वज थे वो सेना में थे जी, इंदौर में सेना में थे जी। तो सेना में क्या सोच के आए और आप सेना में क्यों नहीं गए? सेना में जाने सोच के, जब जिसको जहाँ काम मिल गया। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के कानकुज ब्राह्मण जितने इंदौर में आए, हाँ। दूसरी जगह पे गए, हाँ। उनके परिवार में ज्यादा लोगों की संख्या थी। हाँ। 5 भाई, 8 भाई, 6 भाई, हाँ। 4 भाई। तो अब खेती में गुजारा नहीं होता था, तो और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कहीं जाके दूसरी जगह जाके कमाने खाने की व्यवस्था लगाए कि अपने परिवार की मदद करते। उस उद्देश्य से हमारे तमाम परिवार के लोग पूरे देश भर में बिखर गए। ये बताइए, ब्राह्मण शब्द एक गाली जैसा क्यों हो गया? किसी को गाली दें ए बामन, एक अखबार में कि यहाँ के इवनिंग अखबार में ब्राह्मण के एक बामन लिखता है कि बामन सम्मान, बामन रत्न, ऐसे शब्द क्यों लिखते हैं? नहीं, इसमें अब इसके लिए तो हम नहीं रोक सकते हैं। हाँ। ब्राह्मण बम्मन, ब्राह्मण को अलग अलग तरह से इस तरह का बोलना, मैं समझता हूँ कि वो विरोधी विचारधारा का आदमी है, इसलिए वो सम्मानजनक इस तरह के असम्मानजनक शब्द बोलता है। सत्यनारायण सत्तन जी को एक सम्मान दिया ब्राह्मण रत्न, तो आपको लगता है कि उचित है ये? हाँ, बिल्कुल। सत्यनारायण सत्तन वास्तव में ब्राह्मणों का सेवक है। लगातार 25 वर्ष तक उसने शिक्षा देना, शिक्षा लेने का काम किया, देश भर में जागृति फैलाने का, देश भर में शिक्षा देने का, देश भर में कविताएं पढ़ने का जो उसने काम किया, उससे उसके अद्वितीय है वो। और रमेश मेंदोला के बारे में क्या कहेंगे? रमेश मेंदोला बहुत कुर्बानी देने वाला आदमी है, ब्राह्मणों के लिए भी कुछ करते हैं। हाँ, उसने विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद घोषणा कर दी कि मैं अपनी पगार का विधानसभा में मिलने वाली ब्राह्मणों के ऊपर खर्चा करूंगा, ब्राह्मणों की अनाथ बच्चियों को, गरीब बच्चियों के ऊपर खर्चा करूंगा, और कर रहा है। मतलब अच्छा काम कर रहा है रमेश मेंदोला, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उससे अच्छा काम करने वाला मेरे को दिखते ही नहीं दूसरा। इंदौर के आप इतने पुराने नागरिक हैं, इंदौर का क्या भविष्य देखते हैं? इंदौर का भविष्य तो उज्जवल है, पर ये जो इंदौर का विकास बहुत अच्छा हो रहा है, पर इसमें जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहली व्यवस्था इंदौर शहर को ठीक करने के यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। जब तक पार्किंग नहीं होगा, जब तक कितना भी विकास हो जाए, वो अच्छा नहीं हो सकता। कैसे हो सकती है पार्किंग की व्यवस्था? पार्किंग की व्यवस्था होने का एक ही तरीका है, मेरी अपनी समझ से बता रहा हूँ, कि आपके पास गाड़ी, और जब तक आपके पास गैरेज नहीं है, जब तक आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ये प्रतिबंध लग जाए तो निश्चित रूप से शहर का आवागमन सुगम हो जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था हल हो जाएगी। आप हमारे स्टूडियो पधारे बड़े भैया और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स पे फिलहाल इतना ही।